तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें सनामी और ओबोनाई के साथ तांजीरो की खतरनाक ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी सनामी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। अब तक हमने देखा तांजीरो म्योचिरो के पास ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और म्योचिरो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तब तांजीरो देखता है कि सभी लोगों को म्योचिरो की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही होती है और सभी लोग तांजीरो को म्योचिरो के साथ उन पर रहम करने की बात करने के लिए कहते हैं। तब हम देखते हैं रात को म्योचिरो सनामी और ओबोनाई के साथ लड़ने चला जाता है और नाकिमे उन सभी पर नजर रखे हुए होती है। और तब हम देखते हैं 5 दिनों के बाद तांजीरो की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और उसे मित्सुरी के पास भेज दिया जाता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं मित्सुरी तांजीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे ब्लैक टी और पैनकेक्स ऑफर करती है, जिसके बारे में तांजीरो को कोई आइडिया नहीं होता। तब मित्सुरी अपने हाथों से उसे पैनकेक खिलाने लगती है, जिसे खाकर तांजीरो को बहुत अच्छा लगता है। और तब मित्सुरी तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग के लिए बेली डांस का एक आउटफिट देती है। और यहाँ हम देखते हैं सभी बच्चों ने वो कपड़े पहन रखे होते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग शर्मा रहे होते हैं, पर तांजीरो अभी भी पूरे जोश में होता है। और तब मित्सुरी उन सभी को म्यूजिक पर डांस करने के लिए कहती है और हम देखते हैं सभी लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तो मित्सुरी कहती है अपनी टेक्निक्स को एनहेंस करने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलो फिर अब अच्छे से स्ट्रेच करते हैं। और तब हम देखते हैं तांजीरो और एक लड़का एक साथ स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तब मित्सुरी कहती है इसे ऐसे नहीं करते हैं, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाती हूँ। और तब हम देखते हैं वो पर्सन स्ट्रेचिंग करने से पहले बहुत ज्यादा खुश होता है, पर मित्सुरी एक ही झटके में उसकी लातों को पूरी तरह से खोल देती है, जिससे वो और तांजीरो दोनों डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है ये स्ट्रेचिंग नहीं ब्रूट फोर्स ट्रेनिंग है, और तब वो तांजीरो को ही अपने पास बुला लेती है। और हम देखते हैं सबके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाता है। और तब तांजीरो कहता है ये फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग एक नर्क है, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तब कुछ दिनों के बाद तांजीरो ओबोनाई के पास ट्रेनिंग करने चला जाता है। तब ओबोनाई कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तांजीरो कमाडो, मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चुप कर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मित्सुरी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और लगता है तुम्हें उसकी ट्रेनिंग में बहुत मजा आया है। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मित्सुरी ने ओबोनाई को एक लेटर भेजा होता है, जिसमें वो तांजीरो की तारीफें कर रही होती है और उसे पढ़कर ओबोनाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब यहाँ ओबोनाई कहता है मैं मित्सुरी की तरह तुम पर रहम नहीं खाऊंगा, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, पर ये तो अभी से मुझसे नफरत करने लग गया। और तब ओबोनाई तांजीरो को ट्रेनिंग करवाने के लिए एक रूम में ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं उसने बहुत सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को बांध रखा होता है। तब ओबोनाई कहता है तुम्हें इन सभी ऑब्स्टेकल्स से बचते हुए अपनी तलवार को घुमाना होगा और इससे तुम्हारी तलवारबाजी भी इम्प्रूव होगी। क्या ये जंगल के एग्जीक्यूशन चेम्बर है? क्या इन लोगों ने कोई गुनाह किया है? तुमने सही कहा, इन्होंने बहुत बड़े क्राइम किए हैं, जैसे कि ये लोग कमजोर हैं, नल्ले हैं, मेरा टाइम बर्बाद करते हैं और ऊपर से मुझे इरिटेट करते हैं। ये ट्रेनिंग तो सच में बहुत बुरी होने वाली है। तुम इस ट्रेनिंग में इस तलवार का यूज करोगे तो चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें करना क्या है। और तब हम देखते हैं ओबोनाई उन डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स के बीच में से अपनी तलवार को फ्लो करता है और तांजीरो को भी यही करने के लिए कहता है। तब तांजीरो सोचता है इसकी स्वॉर्ड तो इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी इन मेंबर्स को बिना टच किए हुए एक्यूरेटली मूव कर रही है। और तब तांजीरो भी वही करने की कोशिश करने लगता है, पर उसे सबके मन की बातें सुनाई दे रही होती हैं, जो कि उसे उन पर हमला करने से मना कर रही होती हैं, जिससे कि तांजीरो के हाथ कांपने लगते हैं। और तांजीरो धीरे धीरे उनके बीच में से अपनी तलवार को स्विंग करता है। तो ओबोनाई कहता है ये क्या था? क्या तुम इसे ट्रेनिंग कहते हो? चलो अब मेरे साथ लड़ो और मुझ पर हमला करो। तब तांजीरो जैसे ही ओबोनाई पर हमला करने लगता है, तब हम देखते हैं बीच में कॉर्प्स के मेंबर्स होने के कारण वो हेजिटेट करता है, पर तभी ओबोनाई उस पर जोरदार हमला करता है। तब तांजीरो सोचता है इस तरह हेजिटेट होने से कुछ नहीं होने वाला, इतनी टाइट स्पेसिस में भी मुझे अच्छे से निशाना लगाना होगा। पर हम देखते हैं उसके हमला करने से पहले ही ओबोनाई उस पर हमला कर देता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, जब मैं ओबोनाई के साथ लड़ रहा हूं तब मुझे कॉर्प्स के मेंबर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। तब ओबोनाई उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है। तो तांजीरो हमें बताता है कि ये खतरनाक ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, मैं चाहे वुडन स्वॉर्ड को यूज कर रहा हूं, पर फिर भी इससे दूसरों को चोट लग सकती है। ओबोनाई के अटैक इन कॉर्प्स के मेंबर्स के बीच में से कहीं से भी आ जाते हैं और पता नहीं क्यों उसकी स्वॉर्ड बड़े ही अजीब तरीके से बैंड हो जाती है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ही वुडन स्वॉर्ड यूज कर रहा है ना।
तो आखिरकार ये इस तरह बेंड कैसे हो पा रही है। इसके अटैक्स गैप्स में से ऐसे आ रहे हैं जैसे कि एक सांप चल रहा हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी मैं कॉप्स के मेंबर्स के बीच में से तलवार को गुजारने की कोशिश करता हूँ तब मैं उनके मन की आवाजों को सुन पा रहा होता हूँ और वो बार बार कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें हिट मत करना। ये तो सच में एक मेंटल टॉर्चर है। तब ओबोनोई फिर से उस पर हमला करता है और कहता है इस तरह हेजिटेट करना बंद करो। कचरे, मेरे हाथ ऐसी टेंशन में जूझ रहे हैं जिसे मैंने कभी भी महसूस भी नहीं किया है और इसी वजह से मैं अपनी स्वॉर्ड को भी अच्छे से स्विंग नहीं कर पा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं शाम को सभी कॉप्स के मेंबर्स को खोल दिया जाता है और तांजीरो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब एक पर्सन कहता है तांजीरो इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी आखिरकार तुम ऐसे कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हो। तब तांजीरो कहता है मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सभी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और तब वो लड़का कहता है तो लगता है हमें भी यही करना पड़ेगा। और हम देखते हैं सभी लोग ट्रेनिंग के लिए दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तब रात को वो लोग गर्म पानी में नहाने चले जाते हैं तो तांजीरो कहता है लगता है अब हमें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और तब वो सभी लोग एक साथ पानी में कूद जाते हैं और दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगते हैं। तब अगले दिन तांजीरो की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और ओबोनोई कहता है अगर तुम इसी तरह स्लो ट्रेनिंग करोगे तो इस ट्रेनिंग का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तब तांजीरो फिर से हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है। तब ओबोनोई उसे तलवार मार कर कहता है आखिरकार तुम्हारी तलवार इतनी स्लो स्विंग क्यों कर रही है। और तब रात को तांजीरो फिर से नहाने के लिए चला जाता है जहां उसे फिर से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं तीसरे दिन भी तांजीरो का सेम ही हाल होता है। तब यहाँ चौथे दिन ओबोनोई कहता है आखिरकार तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो। तब तांजीरो ओबोनोई पर हमला करने लगता है पर उसका हमला वहां पर लगे पिले पर टच करता है। तब वो सोचता है मुझे बस ओबोनोई के साथ लड़ाई पर फोकस करना होगा। असली लड़ाई में अगर आपकी तलवार किसी पेड़ या फिर पत्थर में फंस जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए अब मुझे इस एरिया को वैसे ही मानना होगा और अपनी स्वॉर्ड को इन ऑब्स्टेकल से बचते हुए घुमाना होगा। और तब हम देखते हैं तांजीरो अपने आप को जंगल में इमेजिन करता है और वो और ओबोनोई लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब तांजीरो ओबोनोई की तलवार को रोकने में कामयाब हो जाता है और सोचता है इस टाइम मेरी तलवार पहले से ज्यादा अच्छे से स्ट्राइक कर पा रही है, मुझे ओबोनोई के अटैक को डॉज करते हुए उस पर हमला करना होगा। तब हम देखते हैं तांजीरो ओबोनोई को रोकते हुए उसके कपड़ों पर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है। और तब वो हमें बताता है कि जब मैं ओबोनोई के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गया तब उसने कहा कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। तब यहाँ तांजीरो ओबोनोई को अपनी ट्रेनिंग के लिए थैंक यू कहता है। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ और मर जाओ कचरे। और हाँ, मित्सुरी से फ्रेंडली बात करना छोड़ दो, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार क्यों ये एंड तक मुझसे नफरत करता रहा। तब यहाँ तांजीरो सनामी के डोजो जा रहा होता है। तब उसका क्रो कहता है तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, उसका डोजो इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। तभी हम देखते हैं अचानक से तांजीरो के सामने जेनित्सु आ जाता है और वो दोनों ही जोर जोर से चीखने लगते हैं। तब जेनित्सु कहता है प्लीज तांजीरो भागने में मेरी मदद करो, अब मैं अपने पैरों पर और ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मेरी जिंदगी डेंजर में है, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं सनामी पीछे से आकर जेनित्सु को पकड़ लेता है और कहता है चूज करो, तुम ट्रेनिंग में वापस जाना चाहोगे या फिर मेरे हाथों मरना चाहोगे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तब सनामी उसे बेहोश कर देता है और तांजीरो को उसे उठा कर लाने के लिए कहता है मुझे माफ कर देना जेनित्सु, चलो फिर अब साथ में अपना बेस्ट देते हैं। आपसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है और आज मैं आपकी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, याद रखो मैंने अभी भी तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा नहीं माना है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने नेजुको पर हमला किया था तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। तो सनामी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाकी सबके साथ तांजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तब तांजीरो हमें बताता है कि सनामी की ट्रेनिंग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जेनित्सु उस टाइम ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। ये एक सिंपल स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग है जिसमें हमें सनामी पर हमला करना है और इसमें हम खून की उल्टियां करते रहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग तो नॉन स्टॉप चल रही है, इससे अच्छा तो ओबोनोई था, कम से कम वो थोड़ा सा ब्रेक तो देता था।
जब जेनित्सु दोबारा से उठा तब उसने मुझे ऐसा ब्लेम किया जैसे कि मैंने उसके पेरेंट्स को मारा हो। सनामी मुझ पर बहुत सख्त था। अगर मैं उससे लड़ते हुए 1 सेकंड के लिए भी कोई गलती करता तब मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता था और मुझे दोबारा से उस चीज से रिकवरी करनी पड़ती। तभी सनामी तांजीरो को मुक्का मार के नीचे फेंक देता है और तांजीरो सोचता है पहले दिन की ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेरी तो हालत बहुत बुरी है और मुझे तो बार बार खून की उल्टियां भी हो रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूं। पर तभी उसे गेन्या की आवाज सुनाई देती है और यहाँ गेन्या कहता है रुक जाइए बड़े भाई, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है और अगर तुम चुप ना हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब तांजीरो सोचता है ये सिबलिंग्स की लड़ाई तो मेरी फैमिली से बिल्कुल अलग है। तब सनामी कहता है मेरे साथ इस तरह फ्रेंडली बात करने की कोई जरूरत नहीं है और जितना मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है उससे मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो इसलिए डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़कर चले जाओ। जो बंदा कोई भी ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता उसे अपने आप को तलवार बस कहने का कोई हक नहीं है। रुक जाओ बड़े भाई, मैं हमेशा से आपसे माफी मांगना चाहता था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। पर मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए डीमंस को भी खाया है। क्या क्या कहा तुमने? डीमंस को खाया है? और तब हम देखते हैं उसके ओरा को महसूस करके तांजीरो और गेन्या दोनों ही डर जाते हैं। तब सनामी भी गेन्या पर हमला कर देता है और जैसे ही उसकी आंखों को फोड़ने लगता है वैसे ही तांजीरो आकर गेन्या को बचा लेता है, पर गेन्या के मुंह पर कट लग जाता है। और तब वहाँ जेनित्सु कहता है आखिरकार ये ट्रेनिंग और कितने दिन चलने वाली है? पर तभी तांजीरो और गेन्या बाहर आकर गिरते हैं और तब जेनित्सु चीखते हुए कहता है लगता है वो वापस आ गया, वो पत्थर दिल बाहर आ चुका है, सभी लोग बेहोश होने का नाटक करो। रुको जरा, ये तो तांजीरो है, पर आखिरकार ये इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है? पर रुको जरा, आखिरकार ये डरावनी आवाज आ कहां से रही है? तो सनामी गुस्से में बाहर आ जाता है, ये बंदा तो तबाही पर उतर आया है, तो क्या इसका मतलब अब ये ट्रेनिंग के बाद भी हमारी धुलाई करने वाला है? तब तांजीरो कहता है आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम गेन्या को मारना चाहते हो? इसे मारना तो बहुत आसान होगा, पर ये डीमन कॉर्प्स के रूल्स के खिलाफ है, तो इसलिए मैं इसे इतना मारूंगा ताकि ये कभी रिकवरी ना कर पाए। पर अगर ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़कर चला जाएगा तो मैं इसे बख्श सकता हूँ। तुम पक्का मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास इसे ये कहने का कोई हक नहीं है। तुम इस तरह फोर्सफुली इसे क्विट करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो इसलिए गेन्या के मामले में दखल अंदाजी करना बंद करो, चाहे इसके पास टैलेंट है या नहीं है। पर ये इसका डिसीजन है कि इसे डीमंस के साथ लड़ते हुए अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना है या नहीं। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम इसके बड़े भाई नहीं हो तो तुम इसके मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। बिना गेन्या के हम कभी भी अपर रैंक डीमंस को नहीं हरा पाते, तो इसलिए मैं तुम्हें इसे हर्ट करने नहीं दे सकता। क्या तुम्हारा हो गया? तो चलो फिर सबसे पहले ये हालत मैं तुम्हारी ही कर देता हूँ। और तब वो तांजीरो को एक जोरदार पंच मारता है, पर हम देखते हैं तांजीरो ने अपने हाथों से उसके पंच को रोक दिया होता है और फिर वो उसे एक जोरदार लात मारता है। तब यहाँ पर ये देखकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बाकी मेंबर शॉक हो जाते हैं। तब तांजीरो जेनित्सु को गेन्या को वहां से भगा ले जाने के लिए कहता है। तब जेनित्सु सोचता है अब क्या तू पागल है? इस तरह मेरा नाम क्यों चिल्ला रहा है बेवकूफ? इससे अच्छा तो एक सिग्नल ही दे देता। तो सनामी तांजीरो को एक लात मारता है, पर तांजीरो उससे बच जाता है और सोचता है अगर मैंने थोड़ा सा भी लेट रिएक्ट किया होता तो इसकी किक ने तो मेरे पूरे के पूरे कान को ही उड़ा दिया होता। अब अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। तो गेन्या कहता है रुक जाओ बड़े भाई, तांजीरो का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तब जेनित्सु गेन्या को लेकर वहां से भगाने लगता है। तब गेन्या कहता है आखिरकार तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब जेनित्सु कहता है जो लोग लड़ रहे होते हैं उन्हें दूर ले जाना ही बेस्ट ऑप्शन होता है, तो चलो फिर यहाँ से दूर चले जाओ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये पागल तुम्हारा बड़ा भाई है, मुझे तो तुम पर दया आ रही है। तभी गेन्या उसे मुक्का मारता है और कहता है मेरे भाई की बेइज्जती करना बंद करो। और तब हम देखते हैं तांजीरो और सनामी की लड़ाई को रोकने के लिए बाकी मेंबर्स भी उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तब तांजीरो हमें बताता है कि उसके बाद वो लड़ाई और भी ज्यादा भयंकर हो गई और ये लड़ाई शाम तक चली। इसके बाद मुझे मास्टर की तरफ से डांट भी पड़ी और विंड हाशिरा के साथ मेरी ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया गया। मुझे ये भी ऑर्डर दिया गया कि मुझे अब उससे दूर रहना है। पर मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं उस दिन उन दो भाइयों के बीच में सुलह नहीं करवा पाया। तो यहाँ तांजीरो कहता है मैं नहीं चाहता था कि ये चीजें ऐसी हो, ये मार कभी भी क्लियर नहीं है और लगता है ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं हो रहा है।
तो जेनित्सु कहता है ट्रेनिंग से फायदा हो रहा है क्योंकि तुम विंड हाशिरा के साथ बराबरी से लड़ रहे थे। तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, पर मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार ये स्टोन हाशिरा का घर माउंटेन के बीच में क्या कर रहा है। तभी जेनित्सु को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो दोनों एक वाटरफॉल के पास चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं इनोसुके और कुछ और मेंबर्स उस वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब स्टोन हाशिरा कहता है अगर तुम लोग अपने दिल और दिमाग को क्लियर कर लोगे तो तुम्हें आग भी ठंडी लगेगी। मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम लोगों का स्वागत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।